हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स, पादपों में जल अवशोषण। स्टूडेंट्स, प्लांट्स में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है या जल अवशोषण है, ये हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं। तो कहाँ से होगा? सॉइल से। प्लांट अपने वाटर की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल करते हैं? सॉइल से। लेकिन स्टूडेंट्स, सॉइल में अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स सॉइल वाटर मिलता है। मतलब जो सॉइल वाटर है वो कई टाइप्स में मिलता है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं। एक तो वो वाटर होता है जो सॉइल के जो पार्टिकल है उसमें केमिकली कंबाइंड होता है। जैसे आप आपने केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला पढ़ा होगा कुछ का, जैसे आप पढ़ते हो जैसे CuSO4.2H2O। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इस केमिकल का क्या है? पार्ट है ना। इसको इस केमिकल से प्लांट अलग नहीं कर सकते। दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इसमें आप देख रहे हैं कि जो वाटर, ये जो मृदा के जो पार्टिकल है, सॉइल के जो पार्टिकल है, इनके चारों तरफ एक बहुत ही पतली महीन फिल्म के फॉर्म में होता है। क्लियर? जैसे आपने क्या किया, आपने एक बॉल ली और बॉल को आपने वाटर में डिप करा और वापस बाहर निकाले, तो एक वाटर की जो फिल्म है, लेयर है, वो उस बॉल के ऊपर क्या होती है? प्रेजेंट रहती है। उसको अपन बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप्स का जो वाटर है वो है कैपिलरी वाटर। ये जो आप देख रहे हैं कि जो वाटर, जो सॉइल के जो पार्टिकल हैं, इनके बीच में, है ना, इनके बीच में जो स्पेस है उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो कहलाता है कैपिलरी वाटर। और स्टूडेंट्स, जब सॉइल के अंदर सैचुरेशन वाली कंडीशन आ जाती है, मतलब ये वाटर जो है ये सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, उसके बाद एक्सेस क्वांटिटी में जो वाटर है, चूँकि वाटर हैवी है और ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, वो सॉइल के नीचे चले जाता है, उससे अपन बोलते हैं फ्री ग्रेविटेशनल वाटर। अब स्टूडेंट, सॉइल वाटर तो चार टाइप का है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि बताओ कौन सा सॉइल वाटर, किस टाइप का सॉइल वाटर प्लांट एब्जॉर्व कर पाते हैं या प्लांट के लिए अवेलेबल हो पाता है? चारों ही या कोई एक? आपके सामने क्वेश्चन है ना। तो इन चारों में से कौन सा वाटर या किस टाइप का जो सॉइल वाटर है वो जो प्लांट है एब्जॉर्व कर पाते हैं? अभी तक मैंने सिखाया आपको, उसमें केवल यही क्वेश्चंस आपको याद रहना चाहिए। आप इस क्वेश्चंस को क्या करें, अपने नोटबुक में उतार लें, है ना, और आंसर लगा लें। कैपिलरी वाटर प्लांट के लिए केवल और केवल केशिकात्व जल या कैपिलरी वाटर ही प्लांट क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बाकी रिमेन्स टाइप ऑफ वाटर प्लांट डज नॉट एब्जॉर्ब। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कैपिलरी वाटर। स्टूडेंट्स, हमने जो अपने 11th क्लास है, प्रीवियस क्लास है, उसमें हमने रूट के सेक्शन के बारे में स्टडी की थी। भाई, जब हम रूट का, जब हम LS काटते हैं तो हम कई सारे रीजन पढ़ते हैं, जैसे रूट कैप रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, एलोंगेशन रीजन, है ना, और मैचुरेशन रीजन। लेकिन आपके यहाँ की बात करें हम, हाँ, इस 12th स्टैंडर्ड की या RBSC की बात करें, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। आपको इस स्ट्रक्चर से तो ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहना चाहिए अभी। बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट के किस पार्ट में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। आपके बुक के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि रूट हेयर किस रीजन में प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या होगा? रूट हेयर जोन के अंदर। हाँ, अगर आप अदर बुक्स में देखें, NCERT बुक के अकॉर्डिंग देखें, तो वहाँ मैचुरेशन जोन लिखा हुआ मिलता है, लेकिन आप यहाँ की बात कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा? रूट हेयर जोन। अच्छा, एक बात और कि जो प्लांट के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? रूट करती है या रूट हेयर करते हैं? रूट हेयर क्या होता है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं, हेयर लाइक, जो क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। मैंने आपको लास्ट ईयर एक कहानी और सुनाई थी कि जब हम छोटे थे तो पेरेंट्स कहते थे कि इसकी जड़ को हवा नहीं लगनी चाहिए, कुछ कहते थे कि इसकी जड़ को चिड़िया नहीं देखनी चाहिए,
है ना, अदरवाइज प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप दूसरी जगह जहाँ लगाओगे वहाँ पर प्लांट नहीं उग पाएगा। लेकिन हम भी यही सोचते हैं, हम क्या करते हैं, चिड़िया से बचा के, है ना, उसको दूसरी जगह पर लगाने की कोशिश करते हैं या फिर उसको कहीं से ढक के लगाने की कोशिश करते हैं। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन तो हमको पता ही नहीं था। अपन तो बाहुबली की तरह जमीन से पकड़ते इस पौधे को और बाहुबली के लिए ये धम देने से क्या करते, पौधे को उखाड़ लेते। हाँ, बाद में चाहे उसको आप हम कवर कर लेते, लेकिन हाँ, साइंटिफिक रीजन है वो तो वहीं ख़त्म हो गया। बाहुबली की तरह जब उखाड़ा तो जो बारीक बारीक रूट हेयर थे वो तो सॉइल के अंदर ही रह गए। मैंने बहुत बारीक नाजुक स्ट्रक्चर होती है ना, जमीन के अंदर टूट के ही रह गई। अब वो प्लांट कैसे लगेगा, क्योंकि सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब करने का काम तो रूट हेयर ही करेगा ना। नए रूट हेयर आएंगे तब तक प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ना। तो हकीकत में क्या होता है कि चिड़िया देख लेगी, हवा लग जाएगी, ये कोई तुक नहीं है। तुक क्या होता है, रीजन क्या होता है कि हम जो प्लांट लगा हुआ है उसकी चारों तरफ की मिट्टी को साथ लेके प्लांट को जमीन से निकालना, जिससे क्या होगा, उसकी जो रूट हेयर है वो उस आसपास की सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे और आप जब दूसरी जगह लगाओगे वहाँ पर क्या होगा, रूट हेयर रहेंगे प्लांट के अंदर, तो क्या होगा, वो इसे ईजिली क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो घर वालों का कहने का मतलब ये था कि आप जिस प्लांट को उखाड़ने जा रहे हैं उसके साथ उसकी आसपास की सॉइल को भी आपको उखाड़ना, जिससे क्या है, रूट हेयर क्या है उसमें प्रिजर्व रहें। तो क्वेश्चन यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि रूट हेयर किस रीजन में मिलते हैं। आंसर क्या होगा, रूट हेयर जोन के अंदर। लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम में जब आप या फिर कोई और इंस्टीट्यूट की आप सीट सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर अगर रूट हेयर जोन नहीं मिले तो आपको फिर मैच्योरेशन जोन करना चाहिए आंसर। स्टूडेंट्स, रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट है क्रेमर, 1949 में इन्होंने बताया कि प्लांट के अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो दो मेथड से हो सकता है, या तो पैसिवली या एक्टिवली। पैसिवली आपको पता है कि इसके अंदर क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एक्टिव में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट दो तरह से सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, एक तो बिना किसी एनर्जी को खर्च करे जिसको अपन बोलते हैं पैसिव, और एक एनर्जी खर्च करके जिसको अपन बोलते हैं एक्टिव। स्टूडेंट्स, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो फोर्स वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए लगता है, या जो फैक्टर जो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और या ट्रांसपिरेशन सरफेस, अब ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, लीफ से ही होगा। या फिर बोले तो एरियल पार्ट, वायवीय भाग, वायवीय भाग में क्या आता है, लीफ ही आती है, क्योंकि स्टेम के अंदर जाइलम फ्लेम वो तो एक तरीके से वे प्रोवाइड कराते हैं, है ना। और अपन बात करें कि जो प्लांट का प्ररोह भाग है ना, प्लूमुल वाला पार्ट है, वो क्या होता है, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वास्तव में पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, जो फोर्स हैं, वो कहाँ क्रिएट होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, लीफ में होते हैं। लीफ में बोल सकते हो, ट्रांसपिरेशन सरफेस पे वाष्पोत्सर्जनी जो सतह है वहाँ से बोल सकते हो, या एरियल पार्ट वायवीय भागों में। तो किधर भी बात घुमा लो आप, आंसर जो मेन पॉइंट है वो तो लीफ ही आएगा। तो वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर या फोर्स अगर लीफ में क्रिएट हो रहे हैं तो वहाँ पर उसको अपन बोलेंगे पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब यहाँ पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब फोर्स तो अप्लाई हो रहा है लीफ के अंदर, है ना, कैसे हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो लीफ की सरफेस पर जो सेल हैं उनसे वाटर लॉस होगा, तो वहाँ पर एक नेगेटिव फोर्स क्रिएट होगा, जो नीचे की जो सेल्स हैं वहाँ से वाटर को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगे। अपने डीपीडी पढ़ा था, उनकी डीपीडी लो हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो क्या करेंगी, नीचे वाली सेल से क्या करेंगी, वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, और उससे नीचे वाली से करेगी। तो एक तरीके से एक वाटर कॉलम बन जाएगा। वाटर कॉलम बन जाएगा तो इजीली क्या होगा, जो वाटर है वो क्या होगा, लीफ तक पहुंच जाएगा। क्लियर। आपने आजकल तो बंद हो गया, आपने पहले टाइम में जब छत जलती थी, आरसीसी जब जलती थी, तो एक सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर पे क्या कई सारे मजदूर खड़े हो जाया करते थे, याद आ रहा है, एक ने इसको पकड़ाया, उसने उसको पकड़ाया, उसने उसको पकड़ाया, तो ऐसे ऊपर वाले करता, फिर ऊपर वाला क्या करता, उसको छत के ऊपर जो लोग रहते उनको पकड़ा दिया करते थे। अब उसके पास तो खत्म हो गई,
तो अब क्या होगा, वो नीचे वाले से मांगेगा, नीचे वाला उससे नीचे वाले से मांगेगा। तो यहाँ पर क्या है, वास्तव में जो फोर्स है वो लीफ पर क्या हो रहा है, लीफ से में क्रिएट हो रहे हैं, और यहाँ पर जो रूट की सेल्स हैं वो केवल एक तरीके से वे प्रोवाइड करवा रही है। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। और चूंकि पैसिव है तो यहाँ पर कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसपिरेशन है ना, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर किसी टाइप की कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। दूसरा है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट्स, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो फैक्टर्स हैं, रेस्पॉन्सिबल जो फोर्स हैं, अगर वो रूट में क्रिएट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ऑस्मोसिस देखा जाए तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, है ना, जिसके कारण क्या है, रूट को वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस टॉपिक को अपन थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे बाद में। स्टूडेंट्स, प्लांट में जो वाटर का जो पाथ है कैसे होगा, सुनो। पहले सॉइल से वाटर आएगा रूट हेयर में, आप इस डायग्राम को समझो। रूट हेयर से आएगा आपके एपिडर्मिस में, फिर कॉर्टेक्स में, फिर एंडोडर्मिस में, और फिर आएगा आपके स्टील के अंदर जाइलम फ्लोएम में, और फिर जाइलम फ्लोएम से ये ऊपर खिंच जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ऊपर चला जाएगा, वो तो क्या हो गया, वर्टिकल। लेकिन ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। इसको अपन बोलते हैं लेटरल फ्लो, पार्श्वीय प्रवाह, है ना, लेटरल जा रहा है ना। एक तो रूट हेयर से कॉर्टेक्स इसमें आपके जाइलम तक आ रहा है, फिर जाइलम से फिर ऊपर जा रहा है। तो ऊपर वाला नहीं पढ़ना अपन को, ऊपर वाला नहीं पढ़ना अपन को, तो रूट हेयर से कहाँ तक का पढ़ना है, अभी जाइलम तक। इसको अपन बोलते हैं लेटरल फ्लो। डायग्राम में समझने की कोशिश करो आप। क्लियर? अब रूट हेयर से जाइलम तक का जो फ्लो है दैट इज कॉल्ड लेटरल फ्लो। ठीक है। अब यहाँ पर ये तीन तरह से जाता है। कैसे? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे। आपने लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार अपन अगेन रिवाइज कर लेते हैं। आपको अब वाटर देखो, जहाँ से जाना है वो जाएगा, है ना। जाता है नहीं जाता वो अलग बात, वाटर को जहाँ से जाना होगा वो जाएगा, है ना। और वाटर हर तरह से जाएगा। हमको तो बस ये करना है कि जो वाटर सेल वॉल से होकर जा रहा है, और सेल वॉल तो नेगेटिव सॉरी क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग है, सेल वॉल से होकर जा रहा है, इसको तो अपन बोलते हैं एपोप्लास्ट। अब रेड लाइन से देख सकते हैं सेल वॉल से होकर जा रहा है, और नॉन लिविंग है तो कोई रोक टोक है ही नहीं। और जो वाटर साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा आप जानते होंगे क्या होगा, है ना। दो प्लांट सेल के बीच में इंटरसेलुलर जो कनेक्शन है वो या रिलेशन है वो कहलाता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो जो वाटर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मोडेस्माटा के बीच में से होकर जा रहा है उसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट। क्लियर? आपको इस डायग्राम में ब्लू से दिख रहा है। क्लियर? आपने एक और देख रहे होंगे कि यहाँ पर ब्लू और रेड एरो दिख रहे हैं, इसका मतलब वाटर वहाँ से साइटोप्लाज्म जा सकता है, वो बात की बात है ना। मैंने कहा वाटर जहाँ से जाना होगा जहाँ से जाएगा। हम तो केवल यहाँ पर अपने पॉइंट की पढ़ रहे हैं कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या है। तो आप अपनी नोटबुक में लिख लो, एपोप्लास्ट इक्वस टू नॉन लिविंग सेल वॉल, और सिम्प्लास्ट इक्वस टू साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मोडेस्माटा। एक और दे रखा है, कौन सा? वैक्यूलर। वैक्यूलर में क्या होता है कि जो वाटर है वो कहाँ से जाएगा, साइटोप्लाज्म प्लस वैक्यूल है उसमें से पास आउट होकर निकलेगा। मतलब साइटोप्लाज्म से एक ड्रॉप वैक्यूल में जाएगी, वैक्यूल से एक ड्रॉप वापस निकल के साइटोप्लाज्म में जाएगी। इस तरह से एक पाथवे बनेगा, इसको अपन बोलते हैं वैक्यूलर पाथवे। क्लियर? आप आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में आपको और भी अच्छी तरह से समझा रखा है हाँ। जाइलम दे रखा है, वो तो क्या है, वर्टिकल है, उसको अपन को नहीं पढ़ना। अपन को कहाँ से कब पढ़ना है, रूट हेयर से, मतलब सेल में कैसे जा रहा है। और जाइलम तो क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है ना। अपन को तो केवल कहाँ से पढ़ना है, रूट हेयर से लेके जाइलम तक, यहाँ तक कैसे पहुँचता है। आपको ये ब्लू रंग की एक पट्टी दिख रही है थर्ड सेल के अंदर, ये कैस्पिरिन स्ट्रिप्स है ना। क्या होती है कैस्पिरिन स्ट्रिप्स, कहाँ होती है ना, मुझे बताना थोड़ा सा। ये डायग्राम और आपकी थोड़ी सी हेल्प करेगा। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो तो आपके लिए क्या है, एपोप्लास्ट, और जो ब्लू वाला है वो क्या है, सिम्प्लास्ट। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे।
यहाँ से अच्छी तरह समझिए, कोई डाउट हो तो मेरे से क्लियर करिए, और खुद बुक में से पढ़ के, केवल टेक्स्ट बुक में से पढ़ के अपने नोट्स खुद बनाएं, अपनी लैंग्वेज में बनाएं। ऐसा नहीं करना कि भाई बुक की लैंग्वेज उठाई और बुक की लैंग्वेज लिख दी, नहीं। पढ़ें, अपने खुद की लैंग्वेज में उसको नोट्स को लिखें, लेकिन ऐसा नहीं कोई इंपॉर्टेंट वर्ड उड़ा दो, है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।